बांकेलाल और मुकद्दर का धनी। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि दो चोर चंपत और संपत नगर में सब जगह चोरियां करते हैं। महामंत्री धरम सिंह और बाकी सब लोग लाख चाहकर भी उन दोनों चोरों को नहीं पकड़ पाते। तो बांकेलाल को यह काम सौंप दिया जाता है। और बांकेलाल को एक दिन जब एक प्रमाद का सूझ होता है तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं। वो निश्चय करता है कि वो रात को आकर वहाँ चोरी करेगा। और किस्मत से दोनों चोर चंपत और संपत भी वहीं पहुंच जाते हैं। और जब वह माल गिनती कर रहे होते हैं तब बांकेलाल वहाँ पहुंच जाता है और संपत बांकेलाल को चाकू से घायल कर देता है। अब उसके आगे फिर बांकेलाल निकट ही खड़े अपने घोड़े की तरफ बढ़ा ही था कि तभी चोरों की तलाश में निकले महामंत्री वहां पहुंचे और बांकेलाल को देखकर चौंक पड़े। अरे बांकेलाल, तुम और यहाँ इस समय? बुरे फंसे बेटा बांकेलाल, जबकि महामंत्री यहाँ पहुंची गया है तो शीघ्र ही तेरी चोरी वाली योजना का पोल खुलने वाली है। और अब तुझे लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि कारागार की चक्की का आटा पीसने को मिलेगा। क्या बात है बांके? अरे तुम्हारे कंधे में खंजर, खून, तुम्हारा ख्याल किसने और कैसे किया? तो वो इमारत। अपनी चोरी के पोल खुलते देख भय से बांकेलाल की आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। अगली पल, अरे यह तो बेहोश हो गया। नेकचंद, अभी बांकेलाल जी इस इमारत के बारे में कुछ संकेत करते हुए शायद कुछ बताना चाहते थे, लेकिन बीच में बेहोश हो गए। तुम इस इमारत में प्रवेश कर यह जानने की कोशिश करो कि बांकेलाल आखिर हमसे कहना क्या चाहता था। जी हुजूर। जबकि पाठशाला की इमारत के अंदर, उफ, कमबख्त हमारे खंजर से घायल तो हो गया लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक मुसीबत पैदा कर गया। दरवाजा बाहर से बंद कर गया, खड़खड़। अब क्या होगा? भाई चंपत, तू जल्दी से अंदर से सारी संपत्ति उठा ला, तब तक इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई संपत, हमारा यहाँ से जितनी जल्दी हो तो कि चंपत हो जाना ही ठीक है, क्योंकि मुझे घायल खतरे का अवतार मालूम होता है। फिर चंपत अंदर कमरे में पड़ा चोरी का माल लेने चला गया और संपत अपने कंधे से चोरी से दो तक्के से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगा। और बाहर, अरे ये क्या? लगता है अंदर से कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रात के इस समय भला कौन हो सकता है? धाड़ धाड़। फिर दरोगा नेकचंद के आदेश पर जब सैनिक ने दरवाजे पर लगी कुंडी खोली तो अर्र, मैं मरा। संपत एकदम झटके से बाहर आकर गिरा। अरे ये तो उन्हीं दोनों में से एक मालूम होता है जिसकी तलाश में हम लोग भटक रहे हैं। नेकचंद के मुंह से आवाज निकली, दरोगा के मुंह से। क्यों, तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? संपत बेटा, अब तेरे यहाँ से चंपत होने में भलाई है। लेकिन संपत ने जैसी भागने की कोशिश की, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। भाग कर जाओगे कहाँ बच्चू? उफ, अब तो फंस ही गया मैं इस चक्कर में। हूँ तो तुम चोर हो, लेकिन तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जी जी वो। तभी, हजूर यह देखिए इसका दूसरा साथी। तब तक चंपत सारा सोने जेवर समेट के बाहर निकला था। पकड़ लो इसे भी। नेकचंद, इन दोनों की थैलों की तलाशी लो। और जब उन थैलों को खोलकर देखा गया, तो हमारा संदेह ठीक ही निकला। ये दोनों वही चोर हैं जिनकी कहाँ आजकल नगर की प्रजा और राजा की रातों की नींद उड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से तुम दोनों ही हमारे बांकेलाल जी को घायल किया है, जो अभी तक बेहोश पड़े हैं। क्यों? जी जी हजूर। सैनिकों, ले चलो इन दोनों को। कल सुबह इनको महाराज के सामने पेश किया जाएगा। और नेकचंद, तुम तुरंत बांकेलाल जी को उठाकर महल में पहुंचवाओ। इनकी तुरंत राजवैद्य से चिकित्सा करानी है। जी जी हुजूर। फिर 2 दिन बाद जब बांकेलाल को होश आया तो, आह, ओ शुक्र है भगवान का, बांकेलाल को होश आ गया। क्या? होश? लेकिन मुझे हुआ क्या था? और राजवैद्य जी आप? अचानक बोलते बोलते बांकेलाल के दिमाग को एक झटका सा लगा और अगले ही पल होश खोने से पहले का दृश्य उसके सामने घूम गया। तभी क्या सोचने लगे बांकेलाल, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चोरी। इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है बांकेलाल? बेशक तुम चोरों को अपने हाथों से गिरफ्तार नहीं करा सके, लेकिन तुम्हारे ही प्रयत्न से महामंत्री उन चोरों को पकड़ने में सफल हुए हैं। वाकई बांकेलाल, हम मानते हैं कि तुम असाधारण विद्वान ही नहीं बल्कि एक बहादुर इंसान हो। उन चोरों के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। भाई वाह! जवाब नहीं तुम्हारी कर्तव्य परायणता का। और राजा की पूरी बात सुनते ही बांकेलाल मस्तिष्क में एक धमाका सा हुआ। वाह! अरे चोर सचमुच ही पकड़े गए। मैं तो ये सोचकर घबरा रहा था कि चोरी के माल के साथ मुझे ही चोर समझकर पकड़ लिया जाएगा। अरे, जब ऊपर वाला मुझे छप्पर फाड़ कर दे रहा है तो मुझे लेने में क्या हर्ज है? बेटा बांकेलाल, चुपचाप झोली भरते रहो।
क्या बात है बांकेलाल, इस समय तुम्हें ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है? जी जी महाराज, कोई खास नहीं। राजवत जी बोले, बांकेलाल जी आप तनिक भी चिंता न करें। मैंने अपने घर से संजीवनी सुधा रस मंगवाया है, जिसका 4 बूंदे पीते ही आपका घाव न केवल भर जाएगा बल्कि आपकी कमजोरी भी जाती रहेगी। हाँ वैद्य जी, बांकेलाल जी को कल तक पूर्ण स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि कल नगर के कुछ व्यापारियों ने इन्हें सम्मानित करने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया है। ऐसा ही होगा महामंत्री जी। और दूसरे दिन बांकेलाल पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। राज दरबार में नगर के व्यापारियों द्वारा आयोजित समारोह में बैठे थे। सज्जनों, मैं महामंत्री धर्म सिंह विशालगढ़ राज्य तथा नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों की ओर से बांकेलाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर न केवल व्यापारियों को चोरी गया धन वापस दिलवाया, बल्कि इन्हीं के प्रयत्न से चोर पकड़े गए हैं। अतः मैं राज्य की ओर से बांकेलाल जी को 101 तथा नगर व्यापारियों की तरफ से 501 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट करता हूँ। बांकेलाल जी मंच पर आकर उपहार ग्रहण करें। और उपहार लेते समय बांकेलाल सोच रहा था कि हम वक्त इस राजा से तो ये नगर सेठ ही अच्छे हैं, मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे रहे हैं। वाह बेटा बांकेलाल, वाकई तू तो मुकद्दर का धनी है। बांकेलाल की जय। और ये समारोह पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ था कि तभी महाराज की जय हो। शीतलगढ़ का विशेष राजदूत आपके दरबार में पेश होने की इजाजत चाहता है। राजदूत को सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। फिर महाराज की जय हो। कहो राजदूत, कैसे आना हुआ? महाराज, हमारे महाराज विजेंद्र सिंह ने आपसे अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने राज अतिथि बांकेलाल जी को मेरे साथ भेज दें, क्योंकि इस समय हमें बांकेलाल की मदद की आवश्यकता है। बांकेलाल की मदद की आवश्यकता? राजदूत, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, हमारी राजकुमारी सपन लता को 10 सींगों वाला एक तूफान राक्षस उठाकर ले गया है। बहुत यत्न करने के बाद भी हम उस राक्षस का पता लगाने में असफल रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज को पूरा यकीन है कि बांकेलाल जी अवश्य ही राजकुमारी जी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने में सफल होंगे। उफ बेटा बांकेलाल, फिर एक नई मुसीबत। लगता है तेरी किस्मत में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। उन दिनों बांकेलाल विशालगढ़ ही नहीं, आसपास के सारे राज्यों में लोकप्रिय हो चुका था। अब यह जानने के लिए किस तरह से लोकप्रिय हुआ, आपको पढ़नी पड़ेगी राजकोष के लुटेरे। अवश्य राजदूत, हमें अपने मित्र के किसी काम आने पर बेहद खुशी होगी। और बांकेलाल, हमें विश्वास है कि तुम उनकी हमारी जुबान की इज्जत रखते हुए शीतलगढ़ अवश्य जाओगे। जी जी मैं। उससे पहले ही बांकेलाल कुछ कहता तभी महाराज, महामंत्री बोल पड़े, महाराज बांकेलाल जी और आपकी बात काट दें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्यों बांकेलाल जी? जी जी हाँ महाराज। हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी बांकेलाल। क्यों? कम वक्त मुझे मौत के मुंह में धकेल कर कैसे खुश हो रहे हैं सब, जबकि बाकी सब बांकेलाल के मन की बात सुने बिना बांकेलाल की जय जयकार कर रहे थे। बांकेलाल की जय, बांकेलाल की जय। महाराज, मैं शीतलगढ़ जाऊंगा अवश्य, लेकिन राजदूत के साथ नहीं, अकेला जाऊंगा। और वह भी आज नहीं, कल जाऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर शीतलगढ़ का राजदूत उसी दिन वापस लौट गया और बांकेलाल दूसरे दिन पूरी तैयारी के साथ शीतलगढ़ की ओर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी सफलता प्रदान करे। फिर लगातार यात्रा के बाद बांकेलाल जब एक घने जंगल से गुजर रहा था। वाह, इतनी बढ़िया सुगंध! भला ये किस चीज की सुगंध हो सकती है? कुछ दूर आगे बढ़ने पर, वाह अद्भुत! इतनी सुंदर हिरनी और हिरण, अगर मैं इन्हें मार दूं तो इनकी खाल की मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है। मन में यह विचार आते ही बांकेलाल ने घोड़े की पीठ पर लटक रही दोनों तलवारें निकाली। जो अगर मैं एक साथ आक्रमण करके इन दोनों को न मार सका तो हो सकता है इनमें से एक भाग निकले। और दबे दबे अंदाज में निकट ही घास चर रहे हिरण और हिरनी की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय हिरण और हिरनी पर घात लगाए बैठे एक शेर ने छलांग लगाई। गुर्र! अरे बाप रे! भयभीत बांकेलाल पलटा और अर दोनों तलवारें शेर के अंदर समा गई और शेर की भी मृत्यु हो गई। तभी, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरे और मेरे हिरणे की जीवन की रक्षा की है, अतः बदले में मैं तुम्हें यह कस्तूरी देता हूँ, जिसकी सुगंध के आगे सब सुगंध छिप जाती हैं। आए?
इतना कहकर हिरण ने अपनी नाभि में लगी कस्तूरी अपने मुंह से निकालकर बांकेलाल के सामने डाल दी। फिर शीतलगढ़ पहुंचने पर बांकेलाल का राजा द्वारा भव्य स्वागत हुआ। आओ आओ बांकेलाल जी, आपके आ जाने से मेरा खोया हुआ विश्वास पुनः लौटाया है। मुझे विश्वास है कि आप 10 सींगों वाले राक्षस से मेरी बेटी को अवश्य ही मुक्त करा लाएंगे। मूर्ख, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तेरी बेटी के लिए अपनी जान मुसीबत में डालूं। परंतु सबके सामने, जी जी हाँ महाराज, आपके विश्वास को ठेक न लगे इसका पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर उस रात उसे 36 प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कराया गया। वाह क्या नीति है, बलि के बकरे को खिला पिलाकर मस्त कराया जा रहा है। लेकिन मेरा नाम भी बांकेलाल है, निपट लूंगा इस राजा के बच्चे से भी। और दूसरे दिन दरबार में, बांकेलाल जी, उस राक्षस की खोज के लिए आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है हमें बताएं। महाराज, सबसे पहले तो यह जानना चाहूंगा कि वह राक्षस राजकुमारी को उठाकर किस दिशा में ले गया है। उत्तर दिशा में, जंगल की ओर। हम्म। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। इसके अगले और अंतिम भाग में जल्दी ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।